Good morning, students. Welcome to the TSN school. Today we will continue with our last chapter, chapter number 2, Writing and City Life. इस चैप्टर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मेसोपोटामिया के सिविलाइजेशन के बारे में कि सिटी किसे कहते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हो वह सिटी या टाउन नहीं होगा, जबकि कई सारी चीज़ें मैटर करती है, जैसे फूड प्रोडक्शन, ट्रेड, मैन्युफैक्चरर्स एंड सर्विसेज, ये सब हो वो प्लेस टाउन या सिटी कहलाता है। तो मेसोपोटामिया का जो सिविलाइजेशन है वो स्टार्ट हुआ था ब्रॉन्ज एज में, जो कि अराउंड 3000 BCE है, यानी कि 3000 साल पहले ईसवी सदी के। इसमें सिटीज़ क्या होती है, इसमें हमने पढ़ा था कि वहाँ पर जो लोग होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, क्योंकि कोई भी सब कार्य यो काम करने में सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया था कार्वर का, जो सील बनाता है उसे अपने सील बनाने के लिए सबसे पहले तो उसे ब्रॉन्ज टूल्स चाहिए। टूल्स के लिए ब्रॉन्ज जो मेटल है उसमें लगने वाला कॉपर और टिन से बनते हैं ये सारे टूल्स, तो उसके लिए ब्रॉन्ज और कॉपर और टिन भी चाहिए। उसके बाद सील बनाने के लिए उसे स्टोन्स चाहिए, उसमें कलरफुल स्टोन्स लगते हैं वो भी चाहिए, और साथ ही उसको रेगुलर सप्लाई चाहिए चारकोल की। तो यानी कोई भी काम जो करते हैं हम या कोई भी जो मैन्युफैक्चरर है उसे अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए वो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। तो यहाँ पर डिवीज़न ऑफ लेबर का रूल काम करता है सिटीज़ के लिए। इसके बाद सोशल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है। जब इतने सारे काम व्यापार वगैरह काम होते हैं तो वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको रेगुलर फ्यूल, मेटल, स्टोन, वुड और जो भी नेसेसरी है चीज़ें वो उनको मिलती रहे, और उनके बीच में जो भी ट्रांजैक्शन है वो अच्छे से होता रहे। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि जो ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड हो वहाँ पर, ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड के लिए, और साथ ही जो सामान लाना ले जाना होता है तो उसके लिए स्टोरेज की भी ज़रूरत होती है। तो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चले उसके लिए ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड और स्टोरेज इज ऑल्सो नीडेड। तो मेसोपोटामिया में भी जब लोगों ने एक एग्रीकल्चर स्टार्ट किया तो वो एक ही जगह रहने लगे, उसकी वजह से वहाँ पर सिर्फ एग्रीकल्चर ही सब कुछ नहीं होता, उन्हें और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए सोसाइटी बनने लगी। सोसाइटी ने टाउन और सिटीज़ का रूप लिया और उनमें ट्रेड भी शुरू स्टार्ट हुआ। उसके बाद में अलग अलग वर्क स्टार्ट हुए, दूसरी तरह लोगों ने सपोर्ट करना, साथ में मिलकर रहना शुरू किया, एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू किया। उसके लिए एक तरह से ट्रेड डेवलप हुए, और ट्रेड के लिए ज़रूरी हुआ कि वहाँ पर ऑर्गेनाइज ट्रेड हो, और साथ ही जो सामान बाहर से आता था, दूसरी जगहों से आता था, उनको स्टोर करने के लिए, और जो वहाँ मैन्युफैक्चर होता था उसे भी स्टोर करने के रखने के लिए स्टोरेज की ज़रूरत हुई। और इसके साथ ही वहाँ पर मैनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैव टू बी कोऑर्डिनेटेड। अलग अलग, जैसे जब कोई काम होता है तो वहाँ पर कुछ लोग ऑर्डर करते हैं और कुछ उनको फॉलो करते हैं, और साथ ही जब वर्क हो रहा है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जब बड़े लार्ज स्केल पे वर्क होता है तो उसे रिकॉर्ड रखना भी ज़रूरी होता है उसका, तो उसके लिए राइटिंग की भी ज़रूरत हुई। तो जैसे जैसे सिटीज़ डेवलप होते गए राइटिंग भी डेवलप हुई। अब मेसोपोटामिया जो था वहाँ पर अबाउंडेंस ऑफ फूड रिसोर्सेज तो थे, लेकिन वहाँ कुछ लैक्स भी थे, जैसे स्टोन, टूल्स, सील्स एंड ज्वेल्स, उनकी कमी थी, क्योंकि वहाँ जो वुड थी, द वुड ऑफ द इराक, डेट पाम एंड पॉपुलर वाज नॉट गुड एनफ फॉर कार्ट्स, व्हील्स और बोट्स। यानी वहाँ जो दूसरे सामान बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती थी वुड की, वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि वहाँ डेट पाम्स होते थे, पॉपुलर थे, उनकी लकड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती थी, हार्ड नहीं होती थी, और साथ ही वहाँ पर मेटल भी नहीं था कि अगर टूल्स के लिए मेटल से टूल्स बनेंगे तो वो मेटल नहीं था वहाँ पे। साथ ही अगर आपको वेसल्स या ऑर्नामेंट्स बनाने हैं तो उसके लिए भी मेटल चाहिए।
तो ज़रूरी मेटल्स भी वहाँ पर नहीं था। तो ये इन लोगों ने एक्सपोर्ट करना, जो उनके पास था अबंडेंस, उसको एक्सपोर्ट करना और दूसरी जगहों से इंपोर्ट करना शुरू किया। तो इसके लिए जो सिटी या टाउन है उनमें एक चीज़ और ऐड हो गई, ट्रांसपोर्ट के लिए मोस्टली एनिमल्स का यूज़ होता था, क्योंकि तब तक वहाँ पर कार्स स्टार्ट नहीं हुए थे। तो इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था, साथ ही जो एनिमल्स हैं उनको फीड भी कराना होता था। तो इसके लिए जो सिटी इकोनॉमी थी वो विल नॉट बी वायबल फॉर दिस एक्टिविटी, क्योंकि एनिमल्स के लिए बहुत महंगा पड़ता था, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। तो इसके लिए उन्होंने सबसे बेस्ट जो तरीका लगा वो था जो नहरें थी या जो नदियाँ थी उनके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा इजी लगा उन्हें। द कैनल्स एंड द नेचुरल चैनल्स ऑफ एशियन मेसोपोटामियन वर द रूट ऑफ गुड ट्रांसपोर्ट बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल सेटलमेंट्स। सामान को छोटी बस्तियों में और बड़े जो टाउन थे वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो चैनल्स थे, जो नदियाँ की धारा थी, वो उनको ज़्यादा कन्वीनियंट लगा। तो इस तरह से ट्रेड के फ्लोरिश्ड होने के साथ साथ राइटिंग का भी डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था। तो आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि आज एप्पल ने अपना आईपॉड लॉन्च किया, सैमसंग ने अपना टैबलेट लॉन्च किया। तो इसी तरह से मेसोपोटामिया ने भी अपना टैबलेट लॉन्च किया था अराउंड 3200 BCE, यानी जो राइटिंग की शुरुआत थी और जो एक रिटन फॉर्म में लिखने की स्टार्ट हुई वो हुआ था मेसोपोटामिया में सबसे पहले 3200 ईस्वी पूर्व से। और इसमें क्या होता था, 5000 अराउंड सिंबल्स होते थे जो कि थे लिस्ट ऑफ ऑक्सन, फिश, ब्रेड लॉस एक्सेट्रा। इस तरह के सिंबल्स का इन्होंने राइटिंग फॉर्म के लिए यूज़ करना शुरू किया। और वहाँ पर जो हम साउंड बोलते हैं वो उन्हें लिखना शुरू किया। लेकिन हमारी जैसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश में, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स होते हैं, उसकी जगह पूरे वर्ड्स के लिए, साउंड के लिए इन्होंने लिस्ट थी इनकी सिंबल्स की। और इसकी ज़रूरत भी इसलिए हुई क्योंकि जो मंदिर थे उसी से टाउन्स एस्टेब्लिश हुए थे। तो उसके लिए मंदिरों में जो सामान आता था या वहाँ से जो जाता था उसके लिए उसका रिकॉर्ड रखने के लिए इसकी लैंग्वेज की ज़रूरत हुई, रिटन फॉर्म में रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत हुई। तो राइटिंग बिगन व्हेन सोसाइटी नीडेड टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन। जब ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत हुई तो राइटिंग की रिटन फॉर्म में लिखने की उसको ज़रूरत पड़ी। उसके लिए स्क्राइबर्स होते थे, वो क्ले को गीला करके और उसको इस फॉर्म में बनाते थे ताकि उसको कन्वीनियंटली वो एक अपने हाथ में उसको पकड़ सके। तो इस तरह के टैबलेट जो एक हाथ में आराम से पकड़ने में आ सके, इस तरह टैबलेट की शुरुआत हुई। और अब उसके बाद उन पर लिखने की शुरुआत के लिए रीड प्लांट होता था, उसकी स्टिक को लेकर उसे ऑब्लिकली कट करते थे, जिस तरह से हमारा जो कटर होता है उस शेप में उसको काट के और टैबलेट पर लिखते थे। और लिखने के लिए क्यूनिफॉर्म साइन का यूज़ होता था। तो लेटर्स बिकम क्यूनिफॉर्म लैंग्वेज वाज सुमेरियन। तो सबसे पहले इन्होंने सुमेरियन जो लैंग्वेज थी अराउंड 2600 BCE, उन लोगों ने स्टार्ट किया था क्यूनिफॉर्म में लिखना। और उसके बाद में अकेडियन आए अराउंड 2400 BCE, उन्होंने भी उसको कंटिन्यू कर रखा, क्यूनिफॉर्म फॉर्म में लैंग्वेज को लिखना। अब जो क्यूनिफॉर्म है वो लैटिन वर्ड है जिसमें क्यूनिस और फॉर्मा करके दो वर्ड से मिलकर ये क्यूनिफॉर्म बना है। अब क्यूनिस का मतलब होता है वेज यानी कील, और शेप्ड मतलब कि शक्ल में या कि तरह से कि उसके आकार के। तो क्यूनिफॉर्म का मतलब हुआ कि कील के आकार के अक्षर। तो इस तरह ये जो क्यूनिफॉर्म लैंग्वेज है, क्यूनिफॉर्म टाइप है, उसमें करीब 2000 सालों तक इसका प्रयोग होता रहा, यूज़ होता रहा इसका। तो यहाँ पर सिर्फ मैसेज कन्वे करने के लिए क्यूनिफॉर्म शेप में टैबलेट पर लिखकर यूज़ नहीं होता था। जो लैंग्वेज है या जो राइटिंग है उसका यूजेस और भी दूसरे कामों के लिए होने लगा, जैसे कीपिंग रिकॉर्ड्स, डिक्शनरीज, गिविंग लीगल
validity of land transactions, transfers or deeds of kings, changes in the customary laws of the land by the king। तो जो भी चेंजेस होते थे, जो भी लॉ बनते थे, या इसके अलावा डिक्शनरीज को बनाने में या लीगल जो ट्रांजेक्शन होते थे लैंड्स के, उसको रिटन फॉर्म में उसका रिकॉर्ड रखने के लिए इनका यूज़ होने लगा था टैबलेट्स का। अब उसके बाद बारी आती कि जो राइटिंग है वो किस तरह का स्किल था। तो राइटिंग वाज अ स्किल क्राफ्ट बट more important, it was an enormous intellectual achievement conveying in visual form the system of sound of a particular language। तो जो राइटिंग थी वो हर किसी को नहीं आती थी उस समय में, तो जिसे भी ये राइटिंग आती थी या लिखना पढ़ना आता था वो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होता था, इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट होता था। तो जिस राजा को पढ़ना लिखना आता था तो वो तो स्पेशली इसको अपने जो भी प्रशस्ति पत्र हैं या जो भी फ्लरिश होते थे उसके बारे में जानकारी होती थी, उसमें ज़रूर ये मेंशन करवाता था। साथ ही जिसको पढ़ना लिखना आता था उसके लिए एक बहुत बड़ा क्राफ्ट की चीज़ थी और बहुत ही बुद्धिमत्ता का, इंटेलेक्चुअल का काम होता था, क्योंकि इसमें ये बहुत ही टफ था। 5000 से भी ज़्यादा इसमें सिंबल्स होते थे जिन्हें याद रखना होता था। तो राइटिंग बहुत बड़ा समझा जाने वाला एक कला होती थी उस समय में। अब एक किस तरह से शुरुआत हुई ट्रेडिंग में राइटिंग की, उसके लिए एक स्टोरी दी हुई है जो उरुक करके सिटी के नाम से है। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी थी जिसे द सिटी यानी स्पेशली एक शहर के नाम से जाना जाता था। इसमें एक बहुत ही लंबी पोएम मिली है जो कि सुमेरियन लैंग्वेज में है। वहाँ एक राजा का नाम है एनमार्कर, उसके बारे में लिखा है इस पोएम में कि उसके समय से पहले कोई भी नहीं जानता था कि व्यापार क्या होता है, ट्रेड क्या होता है। तो जब एनमार्कर आया तो उसे अपने सिटी के जो टेम्पल था उसे ब्यूटिफिकेशन के लिए लैपिस लेजुली और कुछ प्रेशियस मेटल्स की ज़रूरत हुई। एनमार्कर ने अपने मैसेंजर को भेजा अरट्टा नाम की जगह से ये लैपिस लेजुली और प्रेशियस स्टोन्स वगैरह लाने के लिए, मेटल्स लाने के लिए। तो उसके जो वहाँ का राजा था उसके लिए उसने मैसेज दिया जिसे उसने पैसेंजर ने याद कर लिया और वो रवाना हो गया। बीच में कई सारे रेंजेस थे, माउंटेन रेंजेस, उसको क्रॉस करते हुए वो रवाना हुआ, जाता रहा। तो बीच में सूसा करके जगह है, वहाँ के लोगों ने उसे सैल्यूट किया। एक छोटा सा माउस यानी छोटा सा चूहे के जैसे दिखते थे। वहाँ से जब एक कोई पहाड़ पर चढ़ता है तो उसे नीचे लैंड पर रहने वाले जो लोग हैं या जो भी चीज़ें हैं बहुत छोटी छोटी नज़र आती है। तो उसे भी मैसेंजर को जो वहाँ के लोग थे सूसा के, वो बिल्कुल छोटे चूहों के जैसे नज़र आ रहे थे और वो उसे पहाड़ पे चढ़े हुए एक बहुत ही बड़े इंसान के जैसे वो उसको सैल्यूट कर रहे थे। तो इस तरह से वो अपने रास्ते को पार करता हुआ जो अरट्टा है वहाँ पहुँचा। लेकिन जब वहाँ पहुँचते पहुँचते वो जो भी मैसेज राजा ने दिया था एनमार्कर ने, वो सारा भूल गया और सब मिक्सअप हो गया उसके माइंड में। तो उसने कई सारी बातें बोली उसको, लेकिन उसे वो जो भी चाहिए था वो सामान नहीं मिला। तो वो वापस आया। इस तरह उसके कई चक्कर हुए वहाँ तक के, लेकिन फिर भी वो सामान नहीं ला पाया। तो आखिर में जो एनमार्कर है उसने एक वेट क्ले पर अपना मैसेज लिखकर उसे दिया। तो इस तरह से वो लेकर जो टैबलेट है उसे लेकर अरट्टा पहुंचा और फिर उसके आगे उसे सामान मिला नहीं मिला ये नहीं दिया है, लेकिन ये एक तरह से बताता है कि किस तरह से शुरुआत हुई थी ट्रेड की और उसमें लिखने राइटिंग की। अब इसमें आगे देखेंगे अर्बनाइजेशन इन सदर्न मेसोपोटामिया, टेम्पल्स एंड किंग्स। तो दक्षिणी मेसोपोटामिया जो है उसका अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण और वहाँ के मंदिर और उसके राजा के बारे में। From 5000 BCE, settlements had begun to develop in southern Mesopotamia. The earliest cities emerged from some of these settlements. These were of various kinds, those that gradually developed around temples, those that developed as center of trade, and imperial cities. It is cities of the first two kinds that will be discussed here. तो सबसे पहले 5000 साल पहले 5000 BCE पहले जो ईस्वी सन है उससे पहले जो दक्षिण मेसोपोटामिया है
सदर्न मेसोपोटामिया, वहाँ पर बस्तियों की बसावट होने लगी, यानी बस्तियों का विकास होने लगा। एक तरह से लोगों ने रहना एक जगह शुरू किया। इन बस्तियों में से कुछ ने सिटीज़ है, अर्ली सिटीज़ हैं, उनका रूप ले लिया। और ये शहर कई तरह के थे, जिसमें पहला है जो मंदिरों के आसपास विकसित हुए थे, डेवलप हुए मंदिरों के पास में, और दूसरा जो ट्रेड के सेंटर थे या व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुए, और तीसरे थर्ड टाइप है शाही शहर थे, इंपीरियल सिटीज़ के रूप में। तो यहाँ पर हम फर्स्ट 2 टाइप के जो विलेजेस हैं या सिटीज़ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अर्ली सेटलर्स begin to build and rebuild temples at selected spot in their village। तो अर्ली जो सेटलर्स है, जो लोग थे वहाँ आकर रहने लगे थे, उनके बारे में नॉलेज तो नहीं है कि वो मूल रूप से कहाँ के थे, लेकिन उन्होंने जो गांव था उसके सेलेक्टेड स्पॉट्स पे मंदिरों को बनाना और जो मंदिर थे उनको रिबिल्ड करना स्टार्ट किया। द अर्लीस्ट नोन टेम्पल वाज अ स्मॉल श्राइन मेड ऑफ अनब्रेक्ड ब्रिक्स। जो पहला मंदिर मिला, जो सबसे प्राचीन मंदिर मिला है मेसोपोटामिया में, वो एक बहुत ही छोटा देवालय था, श्राइन था। उसकी जो ब्रिक्स थी वो अनबेक्ड थी, यानी उन्हें पकाया नहीं गया था। टेम्पल्स वर द रेजिडेंस ऑफ वेरियस गॉड्स, ऑफ द मून गॉड ऑफ उर एंड और द इनाना द गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर। तो जो टेम्पल थे वो भगवान के घर के रूप में जाने जाते थे, जिसमें जो मून यानी चंद्र देवता जो उड़ के नाम से थे, और एक देवी इनाना जो कि प्रेम और युद्ध की देवी मानी जाती है, उनकी पूजा होती थी। कंस्ट्रक्टेड इन ब्रिक, टेम्पल बिकम लार्जर ओवर टाइम विथ सेवरल रूम्स अराउंड ओपन कोर्टयार्ड। सम ऑफ द अर्ली ones were possibly not unlike the ordinary house, for the temple was the house of a god। यानी जो मंदिर थे वो धीरे धीरे समय के साथ साथ और ज़्यादा बड़े होने लगे, और उनमें जो बेक करके ईंटें बनाते थे उनसे बनने लगे थे, क्योंकि उनके जो आंगन थे उनके चारों तरफ कई कमरे होते थे। और जो स्टार्टिंग के जो मंदिर थे वो भी घर के रूप में ही बनते थे, क्योंकि जो मंदिर होता है वो भी भगवान का घर होता है। तो इसीलिए उस मंदिर में भी कई रूम बनने लगे, और नॉर्मली जैसे घर होते थे उसी टाइप के मंदिर होते थे। सम ऑफ द अर्ली वंस वर पॉसिबली नॉट अनलाइक द ऑर्डिनरी हाउस। जो दूसरे ऑर्डिनरी हाउस थे उनसे अलग नहीं होते थे। फॉर द टेम्पल वाज द हाउस ऑफ अ गॉड, क्योंकि जो घर मंदिर है वो भी भगवान के ही घर है। बट टेम्पल्स ऑलवेज हैड देयर आउटर wall going in and out at regular intervals, which no ordinary buildings ever had। लेकिन जो मंदिर होते थे उनमें ये खासियत होती थी कि उनकी जो दीवारें थी वो थोड़े थोड़े से अंतराल के बाद में या थोड़ी थोड़ी जगह के बाद में अंदर और बाहर की तरफ घूमती हुई सी थी दीवारें, यानी उनमें कुछ गैप के बाद में अंदर की तरफ मुड़ती हुई फिर वापस बाहर की तरह से जिगजैग की तरह से होती थी। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है इस तरह का, जहाँ पर जो दीवारें हैं मंदिर की वो बीच बीच में से अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, फिर वापस से एक लाइन में बनी हुई है। तो इस तरह के और दूसरे घरों में इस तरह की डिज़ाइन देखने को नहीं मिलती। आगे, द गॉड वॉज द फोकस ऑफ वर्शिप, यानी जो भगवान थे वो पूजा के केंद्र होते थे। टू हिम और हर पीपल ब्रॉट ग्रेन, कर्ड एंड फिश। द फ्लोर्स ऑफ सम अर्ली टेम्पल्स हैड थिक लेयर्स ऑफ फिश बोन्स। जो भगवान थे वो क्योंकि पूजा का केंद्र होते थे, वर्शिप के सेंटर फोकस थे, तो उन्हें जो लोग थे वो चढ़ावा चढ़ाते थे, तो वो उसमें जो उनके पास होता था जैसे ग्रेन, कर्ड और फिश, ये भी चढ़ाते थे। और फिश का इसलिए पता चलता है कि क्योंकि कुछ मंदिरों के जो फ्लोर थे उसमें एक थिक लेयर मिली है फिश की बोन्स की। द गॉड वॉज ऑल्सो द theoretically honor of the agriculture fields, the fisheries and the hearts of the local community। जो भगवान है उन्हें
जो समुदाय है उनका थियोरेटिकली हेड माना जाता था, ऑनर माना जाता था, क्योंकि लोगों के पास जो भी संपदा है, चाहे वो फिशरीज़ है या फिर जो कि जानवरों के झुंड है, पालतू जानवर है, या उनकी जो फसलें हैं, उनके ऑनर के रूप में भगवान को पूजा जाता था। इन टाइम द प्रोसेसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल ऑयल प्रोसेसिंग, ग्रेन ग्राइंडिंग, स्पिनिंग एंड द वीविंग ऑफ वूलन क्लोथ्स, तो उनके लिए जैसे जो प्रोडक्ट्स होते थे उनकी प्रोसेसिंग जब होती थी तो वो भी एक तरह से, जैसे एग्जांपल दिया है ऑयल की ऑयल प्रेसिंग, ग्रेन ग्राइंडिंग और जो स्पिनिंग यानी सूत काटना, वूल आदि से कपड़े बनाना, तो ये सभी भी क्या हुआ, वाज ऑल्सो डन इन द टेम्पल। ये भी एक तरह से मंदिरों में काम ये होना शुरू हो गया, क्योंकि जो भगवान है वो ऑनर माने जाते थे, तो बाकी जो प्रोडक्ट्स का प्रोसेसिंग होती थी वो भी मंदिरों में होनी शुरू हो गई।